अगर वो आपस में मियाँ बीवी नहीं भी है तो जिनकी को ये इजाजत किसने दी थी या जिनके को ये इख्तियार किसने दिया था कि वो किसी के सजा जजा का, किसी के जिंदा रहने या मौत का फैसला इस वाक़े के हवाले से अहसानुल्लाह की फैमिली का अब तक मौक़िफ़ सामने क्यों नहीं आया? इसी वाक़े के इतने दिलखराश वाक़या हो जाता है, लेकिन अभी तक जो बानो सादकज़ई उसकी फैमिली का मौक़िफ़ क्यों नहीं है? सर जी, बानो सादकज़ई के 4 बच्चे हैं, तो अभी तक उन बच्चों को मंजर-ए-आम पर क्यों नहीं लेकर आए? तो इस तरह बलूचिस्तान के अंदर कई वज़रा, कई वज़ीर-ए-आला, इसी बलूचिस्तान के अंदर कई सरदार, कई नवाब, जिन्होंने वो ऐसी खातूनों से निकाह किया जो पहले शोहर को छोड़कर फिर इनसे उन्होंने निकाह किया। फिर तो सरदारों को भी लाइन में खड़ा करें ना, जिन्होंने ऐसी औरतों से निकाह किया, जिन्होंने बेवा औरतों से या किसी को जो पहले किसी और के निकाह में था उससे तलाक दिलवा के फिर जिन सरदारों ने या जिन वडेरों ने या फिर बलूचिस्तान के जिन सियासतदान और जिन वज़रा ने उनसे शादियां की, उनको भी इस तरह लाकर गोलियां मारी। देख लें 2019 में सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान का वाकया हो जाता है, 3 बच्चियों को बेदर्दी से मारा जाता है, उनके लाशों को मसक किया जाता है, उनके चेहरों पर तेजाब फेंका जाता है, फिर बोरियों में बंद करके कुएं के अंदर फेंका जाता है और 1-1.5 माह बाद उनकी लाशें मिलती हैं। यहाँ पे सब कुछ होता रहा, लेकिन वो करने वाला आज सूबाई हुकूमत का वजीर है। बच्चों का उसके जो साबका शोहर है या मौजूदा शोहर थे, अब तो वो नहीं रही, जो भी उसके थे, उसका बयान अभी तक मंजर आम पर क्यों नहीं आ सका? अभी तक आप उस चीज को लेकर नहीं आ सके। उसके बाद आपने इल्जाम लगाया कि जी एहसानुल्लाह के 4 बच्चे थे, वो शादीशुदा थी। अगर एहसानुल्लाह के 4 बच्चे थे, वो शादीशुदा थी, तो अभी तक 3 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक वो चीजें सामने क्यों नहीं है? अभी तक वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब या जितने भी हुकाम है, अब वो उसके बच्चों को मंजर आम पर क्यों नहीं ला सके? उनके बच्चों का मौकफ अभी तक कौम के सामने क्यों नहीं रखा? उसकी बीवी का जो मौकफ है वो अभी तक कौम के सामने नहीं रखा। खुदा ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं बलोच हूँ, मैं खुद इस चीज का मैं कसूरवार हूँ, मैं अपने आपको बेकसूर नहीं कहता। बलूचिस्तान के अंदर आज भी जिस खातून का निकाह होता है, जिस बच्ची का निकाह होता है, कभी भी उस बच्ची से नहीं पूछा जाता कि यार मैं तुम्हारे, ना उसके माँ बाप पूछते हैं ना उसके भाई पूछते हैं कि हम तुम्हारी शादी वहां पे कर रहे हैं, तुम इस चीज पे राजी हो या नहीं। किसी लड़की को पसंद करते हैं या वो आपस में मिलते हुए किसी को नजर आ जाते हैं, तो वो लड़के वालों की कोशिश ये होती है कि वो किसी तरह लड़की को मार दे, यानी लड़की वालों की कोशिश ये होती है कि वो लड़की को किसी तरह मार दे। आप देखेंगे, एक तो वो इल्जाम ये आ गया कि जी लड़का लड़की का आपस में तल्लुकात थे, एक इल्जाम। दूसरा कहेंगे जी हमने अपनी बच्ची को मार दिया। अब उन तल्लुकात का तावान भी लड़के वाले को देना पड़ेगा, उस लड़की के कत्ल का तावान भी लड़के वाले को देना पड़ेगा। एक तो ये पैसा और धंधा बनाने का जरिया है, ये हकीकत बात है। इस बलूचिस्तान के अंदर ये चीज होती है। जिसने ये फैसला सुना है, कल वो मुजरिम अदालत में पेश होता है, ना उसके हाथों में हथकड़ी लगी है, वो एक ना प्रिजन वैन के अंदर आया, ना कैदी वैन के अंदर उसको लाया गया, बल्कि उसको एक अच्छी गाड़ी के अंदर लाया गया। वहां पे भी उसने सूटेड बूटेड और अच्छे कपड़े पहने हुए, इस्त्री करके आए हुए, बालों को कंघी करके आए हुए, और वो जिस ढटाई के अंदर अदालत से निकल कर जा रहा है, तो उससे ये बातें वाज़ेह हो गई थी, उसके ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं। दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को राशिद हुसैन का सलाम। नाज़रीन, आज गुफ्तगू करेंगे कि जैसे आपको मालूम है गुज़श्ता दिनों बलूचिस्तान से एक वीडियो वायरल होती है, और उस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि जिस तरह आज 40 दरिंदे एक कतार बनाकर खड़े हैं, एक जगह पर खड़े हैं, किसी पहाड़ी सिलसिले के अंदर, आप पहाड़ों के दामन में खड़े हैं, और वहां पर एक निहत्ती खातून गाड़ी से उतरती है जिसने अपने सीने से कुरान को लगाया होता है। सबसे पहले उससे वो कुरान लिया जाता है और उसके बाद उस खातून को सामने लाया जाता है, और उस खातून के आखिरी अल्फाज ये थे कि मुझे गोली मार दो लेकिन हाथ मुझे मत लगाना। और फिर उस खातून को अगले 5 सेकंड के अंदर जिस बेदर्दी से गोलियों से छली किया जाता है, जिस तरह उसको मारा जाता है, जिस तरह उसको बेदर्दी से दरिंदगी से कत्ल किया जाता है, और उसके साथ साथ फिर आपने देखा होगा कि इस वीडियो के एंड पे एक मर्द भी उसके साथ कत्ल हुआ पड़ा होता है, और उसको भी इसी तरह बेदर्दी से गोलियों से छली किया गया था। जब ये तमाम तर चीजें मंजर आम पर आई, जैसे ये वीडियो वायरल हुई, तो फिर इसके बारे में बहुत सारे मौकफ भी सामने आया। जो पहला मौकफ उस वक्त सामने आया था जब हमने आपको ये वीडियो रिपोर्ट की थी, तो उस वक्त ये मौकफ आया था कि ये जिस खातून को इस तरह बेदर्दी से गोलियों से छली किया जा रहा है, इसका जो है इन्होंने आपस में मोहब्बत की शादी की थी, इस लड़के से इसकी मोहब्बत की शादी हुई थी, जिसकी बिना पर कबीले ने ये फैसला सुनाया, कबीले के सरदारों ने या जिरगे ने ये फैसला सुनाया कि इन दोनों को मोहब्बत की शादी करने पर अब कत्ल कर दिया जाए, और फिर इस बेदर्दी से उनको कत्ल कर दिया। तो फिर जैसे ही ये वीडियो वायरल होती है, तो उसके बाद ये वीडियो आग की तरह जंगल के अंदर फैल गई है, और हर तरफ इसके ऊपर जो है जो शोर शराबा होने लगा है। जो अहले इल्म है, दानिश्वर है, उनकी तरफ से इंतहाई तफ्शीश का इजहार किया गया है, और अपने गम और गुस्से का इजहार किया गया, और पाकिस्तानी अवाम के अंदर भी एक बड़े गम और गुस्से का इजहार किया गया। तो उसके बाद अब फिर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस वीडियो पर नोटिस लिया, और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अपने पहले उस ट्वीट के अंदर कहा था कि जी हम इस वाक़े में जितने भी मुलव्विस लोग हैं उन तमाम तर लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। ये तमाम तर चीजें हुई। उसके बाद फिर 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक क्या कुछ हो चुका है, क्या चीजें हुई है, असल वाकया क्या था, असल इससे हकायक जुड़े क्या थे,
फिर जो वजीर आला बलूचिस्तान का एक नोटिस था और उसके बाद जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनमें कौन कौन था और क्या क्या उनका क्या क्या किरदार था इस कत्ल के अंदर, इस सफाकाना अमल के अंदर उनका क्या किरदार था, तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे अब बढ़कर ये जो वाकया है, अब इसमें एक वो मौकफ था जो उस वक्त मंजर आम पर आया, लेकिन अब जो एक नया मौकफ बनाया जा रहा है, तो उस मौकफ से कुछ चीजें ये लग रही है कि जैसे उन लोगों की पुष्टपनाही की जा रही है, उन दरिंदों की पुष्टपनाही की जा रही है जो इस वाकये में मुलविस थे। जिस तरह का एक नैरेटिव कल से बलूचिस्तान हुकूमत बना रही है, जिस तरह वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुकरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह की बातें कही हैं, उसके बाद फिर रात को उन्होंने जिस तरह के टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिए, फिर उनके इंटरव्यू से भी ये बात वाजे हो रही थी कि शायद जो इदारे हैं या हुकूमत है वो इस मामले को किसी और तरफ लेकर जाना चाहती है, या किसी मामले को जो असल मुजरिम है उनको कैफरे किरदार तक शायद पहुंचाना नहीं चाहती, शायद वो इतने ताकतवर है कि हुकूमत उन पर उस तरह हाथ नहीं डाल पा रही। तो इस तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो ये वीडियो जब मंजर आम पर आई, तो इस वीडियो में जैसे कि आपने देखा कि खातून को जिस तरह बेदर्दी से गोलियों से छल्ली किया जाता है। ये वाकया है डिगारी का, ये क्वेटा से तकरीबन शहर से 20 से 25 किलोमीटर के फासले पर है। थाना जो हन्ना थाना है, पुलिस स्टेशन है, उसकी हदूद ये लगती है। और ये वाकया उस दिन का नहीं था, ये वाकया तकरीबन 1-1.5 माह पुराना वाकया था, जो ईद से 3-4 दिन यानी ईद उल अजहा से 3-4 दिन पहले ये वाकया पेश आया था। लेकिन अफसोस की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि ये वीडियो वायरल होती है तब रियासत बलूचिस्तान को या हुकूमत बलूचिस्तान को पता चलता है कि सूबाई दारुल हुकूमत के अंदर इस तरह का एक सफाकाना, एक शर्मनाक और दिलखराश वाकया पेश आ चुका है। जिस तरह मुसल्ला जत्थे ने जहां 40 से 45 लोग खड़े थे, मैं तो उनको नामर्द ही कहूंगा, उन नामर्दों ने जिस तरह एक बहादुर वो खातून जिस तरह से गई है, जिस तरह उसने अपने पल्लू को ठीक किया, अब बगैर किसी डरे बगैर किसी सहम में जिस तरह उसने गोलियां खाई, और तो फिर वो जो गोलियां मारने वाले थे वो नामर्द ही कहलाते हैं। और तो फिर ये तमाम तर वाकयात अगर बलूचिस्तान के किसी दूर दराज इलाके में होते तब भी ये बात समझी जा सकती थी कि शायद गवर्नमेंट की गफलत ना हो। लेकिन ये जिस इलाके में पेश आया वाकया, ये क्वेटा शहर से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर के फासले पर यह इलाका है डिगारी का, जहां पर यह वाकया पेश आया, जहां पर हन्ना पुलिस स्टेशन की हदूद लगती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1.5 माह से ज्यादा एक अरसा गुजर जाता है, एक अफसोसनाक वाकया हो जाता है, लेकिन न इसकी इतला पुलिस को होती है, न मकामी इंतजामिया को होती है, न उन इदारों को होती है जो आए रोज बलूचिस्तान के अंदर से हजारों नौजवानों को इस पादाश में अगवा करते हैं या लापता करते हैं कि जी वो मिसिंग पर्सन है या दहशतगर्द है। यार आपको उनकी दहशतगर्दी का पता लग जाता है, आपको उनकी मिसिंग पर्सन जो है उनके BLA से राब्तों का पता चल जाता है, या किसी भी तंजीम से राब्तों का पता चल जाता है। लेकिन सूबाई दारुल हुकूमत के अंदर इतना बड़ा वाकया हो जाता है और आप सबको किसी को पता तक ही नहीं होता कि सूबे के अंदर हो क्या रहा है, सूबाई दारुल हुकूमत में क्या हो रहा है। तो ये तमाम तर चीजें जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो उसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी शर्म के मारे इस चीज पर नोटिस लिया और ये कहा कि जी जो मुल्जिमान है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। अब जो है अब तक इस हवाले से 11 मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें से एक जो है बशीर अहमद है, जो उनके कजन थे, इस खातून के बानो सादकज़ई जो खातून थी उसके कजन थे, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके अलावा जो इसमें अहम शख्सियत गिरफ्तार हुए, जिस शख्स का FIR के अंदर भी जिक्र था, सरदार शेरबाज खान सादकज़ई साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको दो रोजा रिमांड भी अदालत की तरफ से सुनाई गई है। और उसके अलावा जो 11 मुल्जिमान है उनके हवाले से अब तक कोई इस तरह की अहम तफसीलात सामने नहीं आई और ना ही अब तक पुलिस उनके हवाले से कुछ शेयर कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बलूचिस्तान हुकूमत का मौकफ देखें, जो कल से एक बलूचिस्तान हुकूमत एक मौकफ लेकर आई है, वो वाकया जो पेश आया, जो चीजें मंजर आम पर आई, जो हकायक मंजर आम पर आए थे, वो एक तरफ, फिर जो कल से बलूचिस्तान हुकूमत ने अपना मौकफ बनाया है, एक मौकफ को तब्दील किया है, तो उसमें बलूचिस्तान हुकूमत के वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात की कि उन्होंने पहली बात ये की है कि जी लड़की और लड़के यानी कि बानुक सादकज़ई और जो एहसानुल्लाह सामलानी थे, इनकी आपस में शादी नहीं हुई थी, इनके आपस में ताल्लुकात थे, जिसके पादाश पे जिरगे के यानी कि कबीले के लोगों ने इनको पकड़ा और जिरगे ने यह फैसला सुना दिया। साथ साथ उन्होंने कहा कि जी जो बानो सादकज़ई है उनके 4 बच्चे हैं, उनकी तकरीबन उम्र 40 साल है। अब ये वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब कहते हैं कि जी उनको उम्र 40 साल है, लेकिन जिस खातून जो डॉक्टर साहिबा थी, जिन्होंने DNA के लिए जाकर उनके सैंपल्स लिए थे, बकौल उनके जो पहली एक रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह बताया गया कि जी उनकी उम्र 35 साल थी। अब तो वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब कह रहे हैं कि 40 साल थी, डॉक्टर आयशा साहिबा कह रही है कि जी 35 साल थी। तो पहला सवाल तो यह है कि 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के दरमियान मौक़िफ़ एक नहीं है। दूसरा, वज़ीर आला साहब ने कहा कि जी बानो सादकज़ई जो लड़की थी जिसको बेदर्दी से शहीद किया गया, जिसको बेदर्दी से कत्ल किया, उसके 4 बच्चे। साथ साथ उन्होंने कहा कि जी इनके पहले शोहर का नाम
जो FIR के अंदर बताया गया, वज़ीर-ए-आला साहब ने भी बताया था कि उनके जो शोहर है उनका नाम नूर मोहम्मद है। दूसरा जो इन्होंने एहसानुल्लाह के हवाले से बताया कि जी एहसानुल्लाह भी शादीशुदा है, उसके भी कोई 4 से 5 बच्चे हैं और फिर इनके आपस में कोई आंख मटक्का था या जो भी था, उसकी पादाश में ये एक दूसरे के साथ चले गए थे, जिसके बाद कबीले ने ये फैसला सुनाया। तो उन्होंने साथ साथ ये कहा कि जी मैं किसी पे ब्लेम या विक्टिम नहीं कर रहा, मैं किसी को मुजरिम साबित नहीं कर रहा, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा। असर देखें, अगर हम इस बात को 1 मिनट के लिए तस्लीम भी कर लेते हैं कि जी बानो शादीशुदा थी, एहसानुल्लाह भी शादीशुदा था, लेकिन अगर उन दोनों ने आपस में साथ जाने का फैसला किया था, तो जिरगे को ये हैसियत या जिरगों को ये इख्तियार कौन देता है कि वो किसी का फैसला करे और उसको इस तरह बेदर्दी से शहीद करे, बेदर्दी से गोलियां मारे? ये फैसला जिरगे के पास कहां से है? ये इख्तियार क्या अब ये रियासत खत्म हो चुकी है? फिर इससे तो ये तस्वुर आ चुका है ना। फिर इस फैसले से अगर आप कहते हैं कि जी वाकई के हकायक को देखना है, वाकया यूं नहीं यूं था, तो आप इस जाहिर सी बात है कि जो जिन्होंने ये फैसला सुना है, आप उनको सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अगर आप इस तरह सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो वाकया हुआ है, जिन्होंने फैसला सुना है वो फैसला यूं नहीं इस चीज की वजह से सुनाएगा, तो आपने उन लोगों को साबित करने की कोशिश की कि वो लोग ठीक थे। हम आपकी बात को मान लेते हैं। अगर आप कहते हैं कि जी जिरगे का फैसला ठीक था या जिरगे ने जो कुछ भी किया है वो ठीक था, जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं, बेशक आप दूसरी तरफ आपका मौका ये भी है कि हम मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे हमारे कई सवाल है। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो चंद संजीदा 6 सवाल है मेरे, आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जी ये वाकया आज जो है फलानी जगह पे पेश आया, तो अब तक इस वाकये की जो मुकम्मल तहकीकात है, इस वाकये के हवाले से जो तफसीली जो चीजें वो अब तक सामने क्यों नहीं आई? इस वाकये के हवाले से एहसानुल्लाह की फैमिली का अब तक मौकफ सामने क्यों नहीं आया? इसी वाकये के इतने दिलखराश वाकया हो जाता है, लेकिन अभी तक जो बानो सादकजई उसकी फैमिली का मौकफ क्यों नहीं है? साथ साथ आपने कहा कि जी बानो सादकजई के 4 बच्चे, तो अभी तक उन बच्चों को मुल्ज़िम पर क्यों नहीं लेकर आया गया? उन बच्चों का उसके जो साबका शोहर है या मौजूदा शोहर थे, अब तो वो नहीं रही, जो भी उसके थे, उसका बयान अभी तक मंजर आम पर क्यों नहीं आ सका? अभी तक आप उस चीज को लेकर नहीं आ सके। उसके बाद आपने इल्जाम लगाया कि जी एहसानुल्लाह के 4 बच्चे थे, वो शादीशुदा थी। अगर एहसानुल्लाह के 4 बच्चे थे, वो शादीशुदा थी, तो अभी तक 3 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक वो चीजें सामने क्यों नहीं है? अभी तक वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब या जितने भी हुकाम है, अब वो उसके बच्चों को मंजर आम पर क्यों नहीं ला सके? उनके बच्चों का मौकफ अभी तक कौम के सामने क्यों नहीं रखा? उसकी बीवी का जो मौकफ है वो अभी तक कौम के सामने नहीं रखा। तो ये 2-3 ऐसी चीजें, या फिर उनके बच्चों को अभी तक छुपाया क्यों जा रहा है? फिर आपने कहा कि जी पुलिस ने उस मकाम पे रेड की है, 11 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें सरदार शहबाज खान सादकजई भी मौजूद है। तो अगर पुलिस ने वहां पर रेड किया है, तो फिर पुलिस ने जाहिर सी बात है वहां के मकामी लोगों का मौकफ भी लिया होगा, वहां उस वाकये पे मौजूद ऐनी शाहिदीन का मौकफ भी लिया होगा, तो वो मौकफ अभी तक सामने क्यों नहीं आया? इसके अलावा अगर आपने आखिर में ये बात की कि जो एहसानुल्लाह है और बानो सादकजई आपस में मियां बीवी नहीं है, हम आपकी इस बात को भी मान लेते हैं कि वो आपस में मियां बीवी नहीं है, या आप कह रही हैं कि वो मियां बीवी नहीं है। अगर वो आपस में मियां बीवी नहीं भी है, तो जिरगे को ये इजाजत किसने दी थी या जिरगे को ये इख्तियार किसने दिया था कि वो किसी के सजा जजा का, किसी के जिंदा रहने या मौत का फैसला करे? क्या रियासत के अंदर अब रियासती इदारे नहीं रहे? क्या रियासत के अंदर जो कुछ हो रहा है, या रियासती इदारों में अब इतने इख्तियारात नहीं रहे कि आप कबायली शख्सियात उठ के जो जिसका दिल करेगा कि जी अब वो लड़की फलाने के साथ भागी थी या फलाने से पहले शादीशुदा थी, और तो उसने उसको छोड़ के दूसरे के साथ चली गई है, इसकी वजह से उसको जो मारा गया। या फिर आप ये बात कहते हैं कि जी उसकी पहली शादी नूर मोहम्मद से हुई थी, उसने नूर मोहम्मद को छोड़ के एहसानुल्लाह के साथ चली गई, इस वजह से जिरगे ने फैसला सुना के, इस बेहयाई पे फैसला सुना के जिरगे ने उनको गोलियां मारने का हुक्म दिया, इस तरह बेदर्दी से मारने का हुक्म दिया। तो फिर तो इस तरह बलूचिस्तान के अंदर कई वज़रा, कई वज़ीर आला, इसी बलूचिस्तान के अंदर कई सरदार, कई नवाब, जिन्होंने वो ऐसी खातूनों से निकाह किया जो पहले शोहर को छोड़कर फिर इनसे उन्होंने निकाह किया। फिर तो उन सरदारों को भी लाइन में खड़ा करें ना, जिन्होंने ऐसी औरतों से निकाह किया, जिन्होंने बेवा औरतों से या किसी को जो पहले किसी और के निकाह में था उससे तलाक दिलवा के फिर जिन सरदारों ने या जिन वडेरों ने या फिर बलूचिस्तान के जिन सियासतदान और जिन वज़रा ने उनसे शादियां की, उनको भी इस तरह लाकर गोलियां मारे, उनके साथ भी यही करे। लेकिन वहां पे आपकी हिम्मत नहीं चलती। ये हिम्मत सिर्फ चाहे इस मुल्क का रियासती, इस मुल्क का अदलिया का सिस्टम हो, उसका वकार, उसकी इज्जत, उसका इंसाफ भी सिर्फ मजलूम पर चलता है। वो मजलूम को चाहे कोई भी सजा सुना देता है। मजलूम लोग जो होते हैं वो 40 50 साल जेलों के अंदर सड़ते रहते हैं और बाद में केस का फैसला हो जाता है और अदम शवाहिदात की बुनियाद पर उसको रिहा कर दिया जाता है। इसी तरह ये जो बलूचिस्तान के अंदर जारी जिरगे है, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक बलोच ट्राइब से है, और ये जिस तरह के जिरगे होते हैं, अब इस जिरगों के अंदर होता क्या है, किस तरह के फैसले होते हैं, वो इंतहाई भयानक चीजें होती है। वो मैं आपके सामने कुछ चीजें रखता हूँ। यहाँ तक जहां बात इस औरत की है ना, तो मैं आपको बता दूं कि क्या इन लोगों की गैरत उस वक्त कहाँ थी कि इस औरत को जायदाद में भी तो हक देना चाहिए था ना, लेकिन उस वक्त तो किसी की जो गैरत नहीं जाती। और बिल खुदा
बलूचिस्तान के अंदर बाखुदा, ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ क्योंकि मैं बलोच हूँ, मैं खुद इस चीज का मैं कसूरवार हूं, मैं अपने आपको बेकसूर नहीं कहता। बलूचिस्तान के अंदर आज भी जिस खातून का निकाह होता है, जिस बच्ची का निकाह होता है, कभी भी उस बच्ची से नहीं पूछा जाता कि यार मैं तुम्हारे, ना उसके माँ बाप पूछते हैं ना उसके भाई पूछते हैं कि हम तुम्हारी शादी वहां पे कर रहे हैं, तुम इस चीज पे राजी हो या नहीं हो। ये अब शहरों के अंदर तो होता है, वो पूछा जाता है, लेकिन बलूचिस्तान के जितने भी ये जो कबायली इलाके हैं या जो बैकवर्ड एरियाज हैं, 95% जो है किसी भी बच्ची से ये नहीं पूछा जाता कि हम तुम्हारी शादी फलानी जगह पे कर रहे हैं, क्या तुम्हारी शादी वहां पे कर दें या नहीं कर दें। बस ये देखते हैं कि जी बच्चे का पैसा है, बच्चा अच्छा अच्छा भला है, उसके पास चीजें हैं और ये है, अपने तल्लुकात को देखकर उस बच्ची का वहां पे निकाह कर देते हैं, वो बच्ची राजी हो या ना हो, उससे कभी पूछा नहीं जाता। और कई मरतबा ऐसा होता है कि बच्ची राजी नहीं भी होती, उसके घर वाले कुछ राजी नहीं होते, तब भी ये बाप और भाई उसकी जबरदस्ती शादी करवा देते। ये बलूचिस्तान के अंदर होता है। इसके साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर अब यह है कि प्यार मोहब्बत या एक दूसरे को पसंद करने शादी हुई है, तो यहाँ पे सिस्टम है ही नहीं। अगर दूसरी यहाँ पे जो एक बड़ी चीज है, अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है, ये बलूचिस्तान के अंदर होता है और ऐसे कई फैसले हो चुके हैं, कई जगहों ने फैसले सुने हैं। अब अगर लड़का किसी लड़की को पसंद करता है या वो आपस में मिलते हुए किसी को नजर आ जाते हैं, तो वो लड़के वालों की कोशिश ये होती है कि वो किसी तरह लड़की को मार दे, यानी लड़की वालों की कोशिश ये होती है कि वो लड़की को किसी तरह मार दे। आप देखेंगे एक तो वो इल्जाम ये आ गया कि जी लड़का लड़की का आपस में तल्लुकात थे, एक इल्जाम, दूसरा कहेंगे जी हमने अपनी बच्ची को मार दिया। अब उन तल्लुकात का तावान भी लड़के वाले को देना पड़ेगा, उस लड़की के कत्ल का तावान भी लड़के वाले को देना पड़ेगा। एक तो ये पैसा और धंधा बनाने का जरिया है, ये हकीकत बात है, इस बलूचिस्तान के अंदर ये चीज होती है और ऐसे कई कबायली जिनको ने ऐसे फैसले सुनाए। और दूसरे लड़के वालों की कोशिश ये होती है कि वो लड़के को मार दे, लड़की किसी तरह बच जाए, तो फिर वो जो ताल्लुकात है उसका भी और लड़के के कत्ल का भी पैसा लड़की वालों से लिया जाता है और ये चीजें बलूचिस्तान के अंदर होती हैं। और ऐसे कई फैसले, बुट्टी साहब ये जो बात कह रहे हैं ना कि जी ऐसे फैसले नहीं होते, तो फिर अगर हम हकीकत बताने पे आ जाए ना, तो शायद आप भी फिर इस जमरे के अंदर आप भी आते होंगे, इस जमरे के अंदर शायद आपका भी वजूद कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे आपका किरदार भी हो। फिर इस तरह जो बलूचिस्तान के अंदर कई ऐसे वाकयात हो जाते हैं जहां पे बच्चियों को, औरतों को बेदर्दी से मार दिया जाता है। अभी भी जो एक इदारे की रिपोर्ट है उसके मुताबिक पिछले एक साल के अंदर बलूचिस्तान में 73 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये ज्यादातर केसेस होते हैं चागी, सिब्बी, नसीराबाद, डेरा बुक्टी, मच, बोलान या कोलू के एरिया में, अक्सरियती इन एरियाज में ये वाक़या होता है। उनके मुताबिक जी 73 केसेस फाइल हुए, जिनमें से 43 को बेदर्दी से शहीद किया गया, बेदर्दी से मारा गया। इसी तरह ही सफाकाना अमल होता है, इसी तरह ही मारा जाता है। ये तो एक खुशकिस्मती थी कि वीडियो मंजर आम पर आई है, लेकिन सबके साथ यही होता है। और बाकी जो 33 थे उनके ऊपर तशद्दुद किया गया और बहुत कुछ होता रहा। लेकिन अब यहाँ पे जिस तरह इस कहानी के अंदर, इस कहानी को जिस तरह मोड़ मोड़ कर, तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जिस तरह हुकूमत दावे कर रही है, अब आप एक पहली चीज देखेंगे, एक FIR के अंदर लिखा है जी सरदार शेरबाज सातकजई ने यह फैसला सुनाया था, लेकिन एक मुजरिम है जिसने ये फैसला सुनाया, कल वो मुजरिम अदालत में पेश होता है, ना उसके हाथों में हथकड़ी लगी है, वो एक ना प्रिजन वैन के अंदर आया, ना कैदी वैन के अंदर उसको लाया गया, बल्कि उसको एक अच्छी गाड़ी के अंदर लाया गया। वहां पे भी उसने सूटेड बूटेड और अच्छे कपड़े पहने हुए, इस्त्री करके आए हुए, बालों को कंघी करके आए हुए, और वो जिस घटाई के अंदर अदालत से निकल कर जा रहा है, तो उससे ये बातें वाज़ेह हो गई थी, उसके ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं है। आप जो दो रोजा जिस्मानी रिमांड लें, चाहे 10 रोजा जिस्मानी रिमांड लें, उसको तो वही सहूलियात मुयस्सर है जेल के अंदर। और इसी तरह के कई वाकयात बलूचिस्तान के अंदर हो चुके हैं, ये कोई पहला वाकया नहीं है। आप देख लें 2019 में सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान का वाकया होता है, 3 बच्चियों को बेदर्दी से मारा जाता है, उनके लाशों को मसक किया जाता है, उनके चेहरों पर तेजाब फेंका जाता है, फिर बोरियों में बंद करके कुएं के अंदर फेंका जाता है और 1-1.5 माह बाद उनकी लाशें मिलती हैं। यहाँ पे सब कुछ होता रहा, लेकिन वो करने वाला आज सूबाई हुकूमत का वजीर है। तो ये बात मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आज जिस तरह इस हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जिस तरह की चीजें हो रही है, जिस तरह की चीजें डेवलप हो रही है और जिस तरह की खबरें इस वक्त आ रही है, उससे ये चीज वाज़ेह हो गई है कि आने वाले दिनों में, और मुझे बावसूख जराए ने ये खबर दी है, ये मेरा दावा भी है और ये मेरी खबर भी है कि जो 2 रोजा जिस्मानी रिमांड शहरबाज खान सादकजई को सुनाया गया है, अब ये 2 रोजा जिस्मानी रिमांड जब कल इनका पूरा होगा, जब इनको परसों अदालत में पेश किया जाएगा, तो मुझे बावसूख एक जराए ने ये खबर दी है कि उनकी जमानत की जो है पिटीशन तैयार की जा चुकी है और उन्हें जमानत मिल जाएगी। तो ये बलूचिस्तान का अदलिया का सिस्टम है, ये बलूचिस्तान की वकार है, ये बलूचिस्तान की इज्जत है और ये बलूचिस्तान की हुकूमत की कारकर्दगी है। अब हुकूमत विक्टिम ब्लेमिंग करे, हुकूमत मामले को किसी और तरफ लेके जाए और ये मामला किसी और तरफ जाएगा, लेकिन इस मामले को एक ही तरह बचाया जा सकता है कि जब तक मीडिया खामोश नहीं होगी, जब तक सोशल मीडिया पर यह आवाज बढ़ती रहेगी, इसको दबने नहीं दिया जाएगा, तो शायद कहीं ना कहीं
जाके किसी न किसी मुजरिम को सजा मिल जाए। लेकिन फिलहाल तक जो चीजें डेवलप हो रही हैं, जिस तरह के बयान नजरियाम पर आ रहे हैं, उससे ये चीज नहीं नजर आ रही, ना ही ये लगता है कि इस फैसले में कोई मुस्बत पहलू हमें नजर आएगा। अब तक के लिए इतना ही। जैसे ही कोई नई डेवलपमेंट होती है इस हवाले से हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत।